सीढ़ियों के नीचे लेटर बॉक्स से अपनी डाक निकाल जैसे ही मैं मुड़ा, अचानक हड़बड़ा कर पीछे हट गया। मेरे बिल्कुल पीछे एक नौयौवना अपनी चकाचौंध करने वाले सौंदर्य के साथ खड़ी थी, जैसे चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ धरती पर अटखेलियां करने के लिए निकला हो। अचानक पीछे मुड़ने से मैं उस सौंदर्य की प्रतिमा से टकराते टकराते बचा था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। शायद वो भी अपनी डाक निकालने आई थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने आज पहली बार उसे देखा था। पता नहीं किस फ्लैट में रहती थी। हड़बड़ाकर पीछे हटते ही मेरे मुंह से निकला, सॉरी, आप? उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी या आश्चर्य के भाव नहीं थे। बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके। इसके बाद मैं सिमट कर उसकी बगल से निकला तो ऐसा लगा जैसे सुगंध की एक मधुर बयार मेरे शरीर से टकराकर गुजर गई हो। बड़ी ही मदहोश कर देने वाली खुशबू थी। उसके शरीर की खुशबू को अपने नथुनों में भरता हुआ मैं सीढ़ी पर पहला कदम रखने ही वाला था कि उसकी खनकती आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सुनिए। मैं पीछे मुड़ा। वो बोली, आप 204 नंबर फ्लैट में रहते हैं? हाँ, मैंने उसके चेहरे की सुंदरता में खोते हुए कहा। मेरे फ्लैट का नंबर जानना उसके लिए मुश्किल नहीं था। मैंने अभी अभी इसी नंबर के डिब्बे से डाक निकाली थी और वो मेरे पीछे खड़ी देख रही थी। मैं 203 नंबर फ्लैट में रहती हूँ। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसके चेहरे पर सदाबहार मुस्कान खिली रहती हो। अच्छा, मैंने हैरत से कहा, कभी आपको देखा नहीं, जबकि हमारे फ्लैट तो आमने सामने हैं। मैंने भी आपको नहीं देखा, क्योंकि मैं पुणे में रहती हूँ। यहाँ अपनी दीदी के पास आई हूँ। तभी तो मेरे आश्चर्य का समाधान हो गया था। ओके, मेरे यहाँ भी कभी आइएगा। मैंने उसे निमंत्रण दिया। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने चलते हुए पूछा, आपने अपना लेटर बॉक्स नहीं देखा? मैं इसके लिए वहाँ नहीं रुकी थी। मैं तो ये देख रही थी कि मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़माने में आजकल पत्र कौन लिखता है, परंतु आपके पास तो बहुत सारे पत्र आते हैं। हाँ, मैं कवि और लेखक हूँ। मेरे पास पाठकों, संपादकों के पत्रों के अलावा पत्र पत्रिकाएं आती रहती हैं। अच्छा, तब तो आप दिलचस्प व्यक्ति होंगे। उसकी आवाज़ में किलकारी सी आ गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। तब तक हम दूसरे फ्लोर पर पहुंच गए थे। अपने फ्लैट की घंटी बजाते हुए उसने मुझसे कहा, मैं थोड़ी देर में आपके फ्लैट में आऊँगी। आपको ऐतराज़ तो नहीं? मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। इतनी सुंदर लड़की मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आएगी, मुझे क्या भला ऐतराज़ हो सकता था? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह श्योर, व्हाई नॉट। घर में घुसते ही मैंने डाक देखनी शुरू कर दी। इस काम को मैं बाद के लिए नहीं छोड़ता था। तभी मेरी पत्नी नीता ने पानी का गिलास लाकर मेज पर रख दिया। फिर मेरे सामने बैठकर बोली, चाय अभी बनाऊं या बाद में? रहने दो, अभी कोई मिलने के लिए आने वाला है। नीता ने कोई प्रश्न नहीं किया। वो जानती थी मुझसे मिलने के लिए लेखक और पत्रकार आते ही रहते थे। परंतु कुछ देर बाद जब उस सुंदर लड़की ने मोहक मुस्कान के साथ घर में प्रवेश किया तो नीता अचंभित रह गई। आज के ज़माने में युवा वर्ग हिंदी साहित्य को ना तो पढ़ता है ना पसंद करता है, युवतियाँ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो लड़की मेरे पास क्या करने आई थी? संभवतः नीता यही सोच रही थी, परंतु उसने खुले दिल से उसका स्वागत किया। परिचय का आदान प्रदान हुआ। पता चला उसका नाम ऋतु था। सचमुच वो सौंदर्य की प्रतिमा थी। उसके चांद से दमकते चेहरे पर सौंदर्य जैसे हंसता सा लगता था। आंखें बड़ी बड़ी और चंचल थी। होंठ कुदरती तौर पर लाल थे और उसके माथे पर बालों की एक छोटी सी लट जैसे उसकी सुंदरता को काली निगाहों से बचाने के लिए स्वतः वहाँ लहरा रही थी। नीता के मन में स्त्रीजन्य ईर्ष्या भाव जागृत हुआ था। ये उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट था। ऋतु भले ही इसे ना भांप पाई हो, परंतु मैं नीता का पति था
उसके स्वाभाविक गुणों का मुझे पता था। ईर्ष्या भाव होते हुए भी नीता उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर चाय बनाने के लिए चली गई। तभी रितु ने कहा, आपकी पत्नी बहुत सुंदर और हंसमुख है। आपसे ज़्यादा नहीं, मैंने खुले मन से उसकी प्रशंसा की। रितु के मुख पर एक शर्मीली मुस्कान दौड़ गई। उसने निगाहों को थोड़ा झुकाते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, आप अपने मन से पूछ कर देख लीजिए, मेरी बात में एक अंश भी झूठ नहीं है, मैंने जोर देते हुए कहा। फिर रितु ने बात बदल दी, आपका कोई बेबी नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं, मैंने धीमे स्वर में कहा। क्या शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए? वो बहुत व्यक्तिगत हो रही थी। मैंने एक बार फिर किचन की ओर देखा। नीता चाय बनाने में व्यस्त थी। मैंने जवाब दिया, नहीं, शादी को तो लगभग 5 साल हो गए हैं, परंतु हम अभी बच्चा नहीं चाहते। ये कहते कहते मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। रितु ने शायद मेरी आवाज़ का भारीपन महसूस किया। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव प्रकट हो गए। फिर अचानक ही हंस पड़ी। अच्छा, आप क्या लिखते हैं? उसने बहुत चालाकी से एक असहज करने वाले विषय को टाल दिया था। साहित्य पर चर्चा चल रही थी। तभी नीता चाय, बिस्कुट और नमकीन लेकर आ गई। चाय पीते हुए कई विषयों पर चर्चा चली। रितु एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। उसका सामान्य ज्ञान भी काफ़ी अच्छा था। जब खुलकर बातें हुई तो नीता के मन से रितु के प्रति पूर्वाग्रह समाप्त हो गया। रितु अपनी गर्मी की छुट्टियां मुंबई में बिताने वाली थी। उसकी दीदी और जीजा दोनों ही सरकारी नौकरी में थे। दिन भर रितु घर पर रहती थी और टीवी देखती थी। कभी कभी आसपास घूमने चली जाती थी। छुट्टी के दिन अपनी दीदी और जीजा के साथ घूमने जाती थी। मुझसे मिलने के बाद अब वो कहानी, कविता और उपन्यास पढ़ने लगी। मुझसे कई सारी किताबें ले गई थी। दिन का काफ़ी समय वो पढ़ने में बिताती या मेरी पत्नी के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर बातें करती। मैं स्वयं एक सरकारी दफ्तर में ग्रेड बी अफसर था, इसलिए केवल छुट्टी के दिन रितु से खुलकर बात करने का मौका मिलता था। बाकी दिनों में हम सभी शाम की चाय अवश्य साथ साथ पीते थे। रितु के चेहरे में अनोखा सम्मोहन था, ऐसा सम्मोहन जो बरबस किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। संभवतः हर स्त्री में ये गुण होता है, कुछ में कम और कुछ में ज़्यादा, परंतु कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती हैं। रितु ऐसी ही लड़की थी। वो युवा थी। पता नहीं उसका कोई प्रेमी था या नहीं, परंतु उसे देखकर मेरा मन मचलने लगता था। सामाजिक दृष्टि से यह गलत था। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति था। परिवार के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी और मैं सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ था, परंतु मन किसी बंधन को नहीं मानता और हृदय किसी के लिए भी मचल सकता है। प्यार के मामले में ये बच्चे के समान होता है, जो हर सुंदर लड़की और स्त्री को पाने की लालसा सदा मन में पालता रहता है। मैं अपनी पत्नी नीता को देखता तो हृदय में अपराध बोध पैदा हो जाता, परंतु जैसे ही रितु को देखता तो अपराध बोध गायब हो जाता और खुशी की एक ऐसी लहर तन मन में दौड़ जाती कि जी चाहता ये लहर कभी खत्म ना हो। शरीर के अंग अंग में ऐसी लहरें उठती ही रहें और मैं उन लहरों में डूब जाऊं। रितु सामान्य ढंग से मेरे घर आती, हमारे साथ बैठकर बातें करती, चाय पीती और चली जाती। कभी पुस्तकें मांग कर ले जाती और पढ़कर वापस कर देती। उसने मेरी भी कहानियाँ पढ़ी थी, परंतु उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसकी बातों से नहीं लगता था कि वो मेरे लेखन या व्यक्तित्व से प्रभावित थी। यदि वो मेरे किसी गुण की प्रशंसा करती तो मैं समझ सकता था कि उसके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान था। फिर मैं उसके हृदय में प्रवेश करने का कोई न कोई रास्ता तलाश कर ही लेता। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मैं शादीशुदा था। सीधे सीधे बात करता तो वो मुझे छिछोरा या लंपट समझती। मुझे मन मारकर अपनी भावनाओं को दबाकर रखना पड़ रहा था। मेरे मन में उससे अकेले में मिलने की लालसा बलवती होती जा रही थी, परंतु मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था।
इस तरह 15 दिन निकल गए। जैसे जैसे उसके पूरे जाने के दिन कम हो रहे थे, वैसे वैसे मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन कुछ आश्चर्यजनक हुआ। मैं ऑफिस जाने के लिए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया तो देखा नीचे रितु खड़ी थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतजार, उसने आंखों को मटकाते हुए कहा। क्या? मुझे हल्का सा आश्चर्य हुआ। एक बार दिल भी धड़क कर रह गया। क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ है? बता नहीं सकता था, क्योंकि लड़कियां अपनी भावनाओं को छिपाने में बहुत कुशल होती हैं। हाँ, आपको ऑफिस के लिए देर तो नहीं होगी? नहीं, बोलिए ना। मैं घर में सारा दिन पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। टीवी और किताबों से मन नहीं बहलता। कहीं घूमने जाने का मन है। क्या आप मेरे साथ कहीं घूमने चल सकते हैं? उसका प्रस्ताव सुनकर मेरा मन बल्लियों उछलने लगा, परंतु फिर हृदय पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मैं शादीशुदा था और नीता को घर में छोड़कर मैं उसे घुमाने कैसे ले जा सकता था? नीता को साथ ले जाता तो रितु को घुमाने का क्या लाभ? मैंने असमंजस भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, आपके दीदी जीजा तो रविवार को आपको घुमाने ले जाते हैं ना? नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आप दफ्तर से एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, फिर हम दोनों बाहर चलेंगे। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं दफ्तर जाकर फ़ोन करूँगा। उसने अपना नंबर दिया और मैं खूबसूरत मंसूबे बांधता हुआ दफ्तर आया। मन में लड्डू फूट रहे थे। अपने केबिन में पहुंचते ही मैंने रितु को फ़ोन मिलाया। बड़े उत्साह से उससे मीठी मीठी बातें की ताकि उसके मन की बात पता चल सके। इसके बावजूद मैं अपने मन की बात उससे नहीं कह पाया। रितु की बातों से भी ऐसा नहीं लगा कि उसके मन में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी बात है। हमने बाहर घूमने की बात तय कर ली, परंतु फ़ोन रखने पर मेरा उत्साह खत्म हो चुका था। शायद मेरे साथ बाहर जाने का रितु का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। वो केवल घूमना ही चाहती थी। मैरीन ड्राइव के चौड़े फुटपाथ पर धीमे धीमे कदमों से टहलते हुए एक जगह हम रुक गए और धूप में चांदी जैसी चमकती हुई समुद्र की लहरों को निहारने लगे। मेरे मन में भी समुद्र जैसी लहरें उफान मार रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। लहरों को ताकते हुए रितु ने पूछा, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रथम दृष्टि में प्यार हो सकता है? मैंने आश्चर्ययुक्त भाव से उसके मुखड़े को देखा। उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव दृष्टिमान नहीं था जिससे उसके मनोभावों का पता चलता। मैंने अपनी दृष्टि को आसमान की तरफ टिकाते हुए कहा, हाँ, हो सकता है, परंतु। अब उसने मेरी ओर हैरत से देखा और पूछा, परंतु क्या? परंतु यानी ऐसा प्रेम संभव तो होता है, परंतु इसमें अस्थायित्व कितना होता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों व्यक्ति कितने समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। रितु शायद मेरी बात का सही मतलब समझ गई थी, इसलिए आगे कुछ नहीं पूछा। दोपहर तक हम लोग मैरीन ड्राइव में ही घूमते रहे, निरुद्देश्य। हम दोनों ने बहुत बातें की, परंतु मैं अपने मन की गांठ ना खोल सका। उसकी बातों से भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके मन में मेरे प्रति कोई ऐसा वैसा भाव है। मैं शादीशुदा था, इसलिए अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहता था। लगभग 2 बजे मैंने उससे लंच करने के लिए कहा तो भी उसने मना कर दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। कैसी लड़की है, सुबह से मेरे साथ घूम रही है और खाने पीने का नाम तक नहीं लिया। कब तक भूखी रहेगी? मैं उसे ज़बरदस्ती पास के एक रेस्तरां में ले गया और ज़बरदस्ती डोसा खिलाया। आधा डोसा मुझे ही खाना पड़ा। रेस्तरां में बैठे बैठे मैंने पहली बार महसूस किया कि वो कुछ उदास थी। क्यों थी मैंने नहीं पूछा। मैं चाहता था कि वो स्वयं बताए कि उसके मन में क्या घुमड़ रहा था। मैं उसकी मूक उदासी से खिन्न सा होने लगा था। उसी ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था और वही इससे खुश नहीं थी। मेरा मकसद अलग था। उसके साथ घूमना मेरे लिए खुशी की बात थी, परंतु उसकी नाखुशी में मेरी खुशी कहाँ? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मेरा आपके साथ घूमना सही है?
मैं अचकचा गया। ये कैसा प्रश्न था? मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं लाया था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? शायद वो मेरी परेशानी भांप गई। तुरंत बोली, मेरा मतलब है, अगर आपकी पत्नी को पता चल गया कि मैंने आपके साथ पूरा दिन बिताया है तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या वे इसे गलत नहीं समझेंगी? मैंने एक लंबी सांस ली। क्या सुबह से वो इसी बात को लेकर परेशान हो रही थी? फिर एक लंबी चुप्पी और फिर निरुद्देश्य टहलना, अर्थहीन बातें करना, लहरों के शोर में अपने मन की बात एक दूसरे को कहने का प्रयास करना, कुछ खुलकर ना कहना। इसमें सुख केवल इतना था कि वो मेरे साथ थी, परंतु दुख इतना लंबा कि रात सैकड़ों मील लंबी लगती, कटती ही ना थी। पत्नी की बाहों में भी मुझे कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि मस्तिष्क और हृदय में ऋतु दौड़ रही थी। जहाँ उसके कदमों की धमधम थी, उसके सौंदर्य की आभा से चकाचौंध होकर मैं पत्नी के प्रेम सुख का लाभ उठाने में असमर्थ था। जब मन कहीं और होता है तो तन उपेक्षित हो जाता है। मेरे हृदय में घनीभूत पीड़ा थी। ऋतु बिल्कुल मेरे पास थी, फिर भी कितनी दूर। मैं अपने मन की बात भी उससे नहीं कह पा रहा था। उसने भी तो नहीं कहा था कुछ। मेरे साथ वो केवल घूमने के लिए नहीं गई थी। कुछ तो उसके मन में था जिसे वो कहना चाह कर भी नहीं कह पा रही थी। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन ना तो वो मेरे घर आई, ना मेरे मोबाइल पर संपर्क किया। मैं बेचैन हो गया। क्या बात है, सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था, परंतु मैंने भी उसे फ़ोन करने का प्रयत्न नहीं किया। मैं नीता से दुखी नहीं था। वो एक सुंदर स्त्री ही नहीं, अच्छी पत्नी भी थी। सारे काम कुशलता से करती थी, कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं देती थी। थोड़ी नोक झोंक तो हर घर में होती थी, मनमुटाव हमारे बीच भी होता था, परंतु इस हद तक नहीं कि हम एक दूसरे को तलाक देने की बात सोचते। ऋतु मेरे मन में ही नहीं, हृदय में भी बस चुकी थी, परंतु क्या उसके लिए मैं नीता को छोड़ दूंगा? संभवतः ऐसा ना हो। अपने प्यार की सज़ा क्या मैं नीता को दे सकता था? उसका जीवन बर्बाद कर सकता था? इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। फिर भी मैं ऋतु को अपने दिलो दिमाग से बाहर नहीं करना चाहता था। औरतें पुरुषों की मनोस्थिति बहुत जल्दी भांप लेती हैं। जब से ऋतु मेरे हृदय में आकर विराजमान हुई थी, मेरा व्यवहार असामान्य सा हो गया था। पढ़ने में मन न लगता, लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। घर में ज़्यादातर समय मैं लेट कर गुजारता। ऐसी स्थिति में नीता का मेरे ऊपर संदेह करना स्वाभाविक था। उसने पूछ ही लिया, आजकल आप कुछ खिन्न से रहते हैं, क्या बात है? क्या ऑफिस में कोई परेशानी है? मैं उसे अपने मन की स्थिति से कैसे अवगत कराता? बेजान सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, आजकल ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा है, थक जाता हूँ। तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। ये तो और मुश्किल है, काम की अधिकता के कारण छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तो फिर छुट्टी के दिन बाहर चलेंगे, खंडाला या लोनावाला। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने उस वक्त ये कहकर नीता को संतुष्ट कर दिया। तीसरे दिन ऋतु आई। उदास और थकी थकी सी लग रही थी। मेरे ऑफिस से आने के तुरंत बाद आ गई थी वो, जैसे वो मेरे आने का इंतज़ार ही कर रही थी। मैं उसका उदास चेहरा देखकर हैरान रह गया। मुझसे पहले नीता ने पूछ लिया, क्या हुआ ऋतु, तुम बीमार थी क्या? वो सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ दीदी, हमें पता ही नहीं चला, नीता ने कहा। बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो चली गई तो मैंने शिकायती लहजे में कहा, आपने बताया भी नहीं। उसने कुछ इस तरह मुझे देखा जैसे कह रही हो, मैं तो तुम्हारे सामने ही बीमार पड़ी थी, फिर देखा क्यों नहीं? फिर कहा, क्या बताती, आपको स्वयं पता करना चाहिए था। मैं कोई दूर रहती हूँ। उसकी शिकायत वाजिब थी, मैं शर्मिंदा था। वो क्यों बताती कि वो बीमार थी? अगर मेरा उससे कोई वास्ता था तो मुझे स्वयं उसका ख्याल रखना चाहिए था। क्या हुआ? मैंने सरगोशी से पूछा, जैसे मैं कोई गुप्त बात पूछ रहा था। मुझे डर था कि कोई हमारी बातचीत सुन लेगा।
मुझे खुद नहीं पता, उसने दीवार की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ से लग रहा था वो अपने बारे में बताना नहीं चाहती थी। मैंने भी जोर नहीं दिया। उसकी उदासी से मैं स्वयं दुखी हो गया, परंतु उसकी उदासी दूर करने का मेरे पास कोई इलाज नहीं था। फिर एक लंबी चुप्पी। मैंने देखा उसकी आंखों में गीला सा कुछ चमक रहा था। वो अपने आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास कर रही थी। अब मेरे मन में कोई शक नहीं था कि वो सचमुच मुझे प्यार करती थी, परंतु खुलकर हम दोनों ही इसे ना तो कहना चाहते थे ना स्वीकार करना। मजबूरियां दोनों तरफ थी और इनको तोड़ पाना लगभग असंभव था। तब तक नीता चाय लेकर आ गई। बातों की दिशा अचानक औपचारिक हो गई। 15 दिन बहुत जल्दी बीत गए। इस बीच ऋतु से मेरी मुलाकात नहीं हुई। इसके लिए हम दोनों में से किसी ने प्रयास भी नहीं किया। पता नहीं हम दोनों क्यों एक दूसरे से डरने लगे थे। मैं अपने भय को समझ नहीं पा रहा था और ऋतु का भय मैं समझ सकता था। जाने से एक दिन पहले की शाम वो हंसती हुई हमारे यहाँ आई और नीता के गले लगते हुए बोली, दीदी कल मैं जा रही हूँ, आपको बहुत मिस करूँगी। नीता के कंधे पर सिर रखे हुए उसने तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखा और हल्के से बाईं आंख दबा दी। मैं उसका इशारा नहीं समझ सका। गले मिलने के बाद दोनों आमने सामने बैठ गए। नीता ने पूछा, बड़ी जल्दी तुम्हारी छुट्टियां बीत गई, पता ही नहीं चला, फिर आना जल्दी। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। नीता जैसे मेरे मन की बात कह रही थी। मुझे अपनी तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ जल्दी आऊँगी, अब तो आप लोगों के बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। कहते कहते एक बार फिर ऋतु ने मेरी तरफ देखा, जैसे उसके कहने का तात्पर्य मुझसे था, अर्थात मेरे बिना उसका मन नहीं लगेगा। क्या ये सच था? अगर हाँ तो क्या वो मुझसे जुदा हो सकती थी? अगले दिन वो चली गई। दिन भर मैं उदास रहा, लेकिन उसको याद करके रोने का कोई फ़ायदा नहीं था। शाम को हर दिन की तरह मैं अपने लेटर बॉक्स से चिट्ठियां निकाल रहा था। लिफाफों के बीच में एक विशेष तरह का लिफाफा देखकर मैं चौंक गया। ये किसी डाक से नहीं आया था, क्योंकि उस पर ना तो कोई टिकट लगा था और ना ही उस पर भेजने वाले का नाम पता ही था। बस पाने वाले की जगह पर मेरा नाम लिखा था। लिफाफे में एक ऐसी खुशबू बसी हुई थी जो मुझे तुरंत उसे खोलने पर मजबूर कर रही थी। मैंने धड़कते दिल से उसे खोला और बिजली की गति से मेरी आंखें लिफाफे के अंदर रखे कागज पर दौड़ने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहकर संबोधित करूं। मेरा आपका क्या संबंध है? मैं समझती हूँ संबोधनहीन रहना ही हम दोनों के लिए श्रेष्ठ है। मेरा मानना है कि मेरे हृदय में आपका जो स्थान है उसके सामने सारे संबोधन बेमानी हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुंबई जाकर मैं इस चक्कर में पड़ जाऊंगी, परंतु मन क्या किसी के वश में होता है। आप में पता नहीं मुझे क्या अच्छा लगा कि बस आपकी होकर रह गई। उस दिन जब मैंने आपको लेटर बॉक्स से चिट्ठियां निकालते देखा था तो अनायास मेरा दिल धड़क उठा। किसी अनजान आदमी को देखकर ऐसा क्यों होता है ये तत्काल न समझ पाई, परंतु अब सब समझ गई हूँ कि इस एहसास का क्या नाम होता है। मेरे हृदय के एहसास को नाम तो मिल गया, परंतु उसका अंजाम क्या होगा ये अभी तक अनिश्चित है। इसलिए मैं खुलकर आपसे कुछ न कह पाई और अपने एहसास के साथ मन ही मन घुटती रही। मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में भी वही एहसास है, परंतु आप भी मुझसे खुलकर कुछ कह नहीं पाए। हम दोनों एक दूसरे से चोरी करते रहे। अच्छा होता हम दोनों में से कोई खुलकर अपनी बात कहता तो हो सकता है दोनों इतने कष्ट में इस तरह घुटते हुए अपने दिन न बिताते। हमारे मन के संकोच हमें आगे बढ़ने से रोकते रहे। मैं डरती थी कि आपका वैवाहिक जीवन न बिखर जाए और आपके मन में संभवतः ये डर बैठा हुआ था कि शादीशुदा होकर कुंवारी लड़की से प्रेम निवेदन कैसे करें और क्या वो आपको स्वीकार करेगी। पत्र को पढ़कर मैं गदगद हो उठा। मेरा रोम रोम सिहर उठा। काश थोड़ी सी और हिम्मत की होती तो हम दोनों इस तरह विरह के आंसू बहाते हुए ना जुदा होते। मैं पत्र को कई बार पढ़ा,
और बार बार उसे सूंघ कर देखता रहा। उसमें ऋतु के हाथों की खुशबू थी। मैंने उसे अंदर तक महसूस किया। पत्र को हाथों में थामे हुए मुझे कई पल बीत गए। अचानक एक धमाके की तरह नीता ने मेरे मन में प्रवेश किया। उसकी मुस्कान मेरे दिल को बर्छी की तरह घायल कर गई। नीता मेरी पत्नी थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो सुंदर थी, गृह कार्यों में कुशल थी, मुझे जी जान से प्यार करती थी। फिर मैं कौन सा प्यार पाने के लिए उससे दूर भाग रहा था? क्या मैं मृग तृष्णा का शिकार हो गया था? मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्यार मेरे पास उपलब्ध थे। फिर ऋतु में मैं कौन सा प्यार ढूंढ रहा था? मेरे मन में चिंगारियां सी जलने लगी। हृदय में जैसे विस्फोट से हो रहे थे, ऐसे विस्फोट जो मेरे जीवन को जलाकर तहस नहस करने के लिए आमादा थे। मैंने तुरंत मन में एक अडिग फैसला लिया। मैं जानता था मुझे क्या करना था। मैं अब और अधिक भटकना नहीं चाहता था। मैंने ऋतु के पत्र को फाड़कर वहीं पर फेंक दिया। उसे सहेज कर रखने का साहस मेरे पास नहीं था। मैं ऋतु की खूबसूरती और यौवन में खोकर कुछ दिनों के लिए भटक गया था। अच्छा हुआ हम दोनों ने अपने हृदय को एक दूसरे के सामने नहीं खोला। खोल देते तो पता नहीं हम वासना की किन अंधेरी गलियों में खो जाते। ऋतु सुंदर और नौजवान है, कुंवारी है। उसे बहुत से लड़के मिल जाएंगे प्यार और शादी करने के लिए। मैं उसके घर का चिराग नहीं था। मैं एक भटकता हुआ सितारा था जो पल भर के लिए उसकी राह में आ गया था और वो मेरी चमक से चकाचौंध हो गई थी। मैं एक पारिवारिक व्यक्ति था, एक लेखक था। अपनी पत्नी के साथ मैं खुश था। हमारी संतान नहीं थी तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल संतान भी होगी। नहीं भी होगी तो क्या बिगड़ जाएगा? दुनिया में बहुत सारे संतानहीन दंपत्ति हैं और बहुत सारे संतान वाले दंपत्ति अपनी संतानों के हाथों दुख उठाते हैं। नीता के अतिरिक्त मुझे किसी और के प्यार की दरकार नहीं। हाँ, नीता ही मेरी सब कुछ है। मुझे आशा है अगली बार जब ऋतु मेरे यहाँ आएगी, मैं उसे नीता की छोटी बहन के रूप में स्वीकार करूँगा। मैं उसका प्रेमी नहीं हो सकता। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।